नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ रहे हैं अपनी संस्कृत सागर की बुक। तो संस्कृत सागर की बुक में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे, आज हम कोई ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज आप परिशिष्ट का अपना भाग खोल लें। पीछे 77 पेज नंबर पर है। तो परिशिष्ट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द यानी कि नंबर्स, न्यूमरल्स, है ना। तो आज हम संख्याएं सीखेंगे, काउंटिंग सीखेंगे। जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश में संख्याएं करते हैं ना, सीखते हैं ना। जैसे हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। और इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे हम काउंटिंग करते हैं। तो संस्कृत में भी काउंटिंग होती है। ठीक है। संस्कृत में जो काउंटिंग होती है थोड़ी सी भिन्न होती है, थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि संस्कृत में हर एक शब्द का रूप होता है। चाहे वो पुल्लिंग के लिए हो, स्त्रीलिंग के लिए हो, नपुंसकलिंग के लिए हो, 3 लिंग चलते हैं। जबकि हिंदी और इंग्लिश में जो होता है वो एक ही रूप चलता है। संख्या वगैरह जितने भी शब्द होते हैं, हालांकि नाम के लिए, किसी के नाम के लिए वो 3 रूप चलाते हैं हिंदी और इंग्लिश वाले। लेकिन संस्कृत की तरह नहीं होता। संस्कृत में तो काउंटिंग के लिए भी तीनों लिंग होते हैं। ये संस्कृत की विशेषता है ना। तो काउंटिंग के लिए भी संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो 3 लिंग होते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं काउंटिंग की। तो काउंटिंग में 1 से लेके 4 तक तो तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है। और 5 से जो है सिंगल सिंगल रहेंगे, मतलब सबके लिए समान रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 को क्या बोलते हैं, यानी कि 1 को क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में 1 बोलते हैं, हिंदी में 1 बोलते हैं। और संस्कृत में हम बोलेंगे पुल्लिंग के लिए तो एकः। जैसे कोई पुल्लिंग शब्द है, जैसे एकः बालकः, एकः छात्रा, क्षमा कीजिए, एकः छात्रः, एकः पुरुषः, एकः शिक्षकः, है ना। तो पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं, अकारांत शब्द, उनके अंत में विसर्ग जुड़ जाता है, हमने पहले पाठ में जाना है ना। तो ऐसे ही पुल्लिंग में जब जब एक बोला जाएगा तो उसमें विसर्ग लग जाएगा अंत में, एकः। ठीक है। ऐसे ही अगर स्त्रीलिंग के लिए हमें एक बोलना है तो हम बोलेंगे एका, बड़े आ का स्वर आ जाएगा। जैसे एका स्त्री, एका नारी, एका बालिका, एका छात्रा, एका शिक्षिका। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सभी शब्दों के अंत में बड़े आ का स्वर है। हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े थे, उनमें बड़े आ का स्वर था। छात्रा, बालिका, है ना, सीता, गीता, माला, ठीक है, लता। तो ऐसे ही एक में भी बड़े आ का स्वर रहेगा, एका। मतलब सारे शब्द समान रूप से चलते हैं। पुल्लिंग के अंत में विसर्ग एकः, और स्त्रीलिंग के अंत में बड़े आ का स्वर एका। अब बारी आती है नपुंसकलिंग शब्द की। तो नपुंसकलिंग में एक को बोलेंगे एकम, म जुड़ जाएगा। जैसे हमने जितने भी शब्द पढ़े हैं नपुंसकलिंग में, उसमें हमने अंत में माँ देखा है ना। जैसे फलम, पत्रम, पुष्पम, ठीक है। ऐसे ऐसे ग्रहम, ठीक है। ये सारे के सारे, कमलम, सबके अंत में माँ रहता है। एक एक वचन में माँ रहता है। तो उसी प्रकार से एक को भी जब हम बोलेंगे संस्कृत में तो हम लगा देंगे एकम, ये नपुंसकलिंग के लिए। तो तीनों लिंगों के लिए अलग अलग तरीके से चल रहा है, देखिए। तो एक को यानी कि 1 को पुल्लिंग में बोलेंगे एकः, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसकलिंग में एकम। चलिए अब 2 को देखते हैं। तो अंग्रेजी में 2 बोलते हैं, हिंदी में 2 बोलते हैं, और संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो पुल्लिंग के लिए द्वौ, औ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। वैसे भी हम कोई शब्द देखते हैं तो बालकौ, औ की मात्रा रहती है। छात्रौ, पुरुषौ, शिक्षिकौ, तो सब में औ की मात्रा है। तो ऐसे ही द्वौ, औ की मात्रा आ गई, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमें अगर बोलना है कि 2 बालक, तो हम बोलेंगे द्वौ बालकौ। 2 छात्र तो द्वौ छात्रौ। 2 पुरुष तो द्वौ पुरुषौ। तो द्वौ जुड़ जाएगा। ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द में द्विवचन में या फिर 2 को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर हमें स्त्रीलिंग में 2 बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द्वे। ठीक है। जैसे कि हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े थे, तो उसमें हमें 2 द्विवचन जब प्रयोग करते थे तो छात्रे, माले, गीते, सीते, ठीक है, इस प्रकार से करते थे। शिक्षिके, अध्यापिके। तो द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती थी, बड़े आ का स्वर हटा के। तो जब हमें 2 बोलना है तो तब भी हम क्या बोलेंगे? द्वे। जैसे द्वे छात्रे, 2 छात्राएं, द्वे बालिके, 2 बालिकाएं, द्वे अध्यापिके, 2 अध्यापिकाएं, 2 लताएं को बोलेंगे द्वे लते,
दोनों में एक ही मात्रा, सिमिलर स्वर हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अब हम नपुंसकलिंग में अगर हमें दो बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तब हम बोलेंगे, तब भी हम द्वे बोलेंगे, ये ध्यान रखना है हमें, सेम टू सेम सिमिलर चलेगा। स्त्रीलिंग में भी द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे। जैसे कि हम पढ़ते थे फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। तो द्विवचन में क्या रहता था, पुष्पे फले, है ना, एक ही मात्रा रहती थी। एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, ठीक है, बहुवचन में फलानी। तो द्विवचन में फले यानी एक ही मात्रा लगती थी, तो यहाँ पे भी एक ही मात्रा है, द्वे। अगर हमें बोलना है दो फल तो हम बोलेंगे द्वे फले। अगर हमें बोलना है दो पुष्प तो हम बोलेंगे द्वे पुष्पे। अगर हमें बोलना है दो घर तो हम बोलेंगे द्वे गृहे। अगर हमें बोलना है दो कमल तो हम बोलेंगे द्वे कमले। ठीक है, तो ये हो गया द्विवचन यानी कि दो। तो हम जान गए कि पुल्लिंग में दो को बोलते हैं दौ, स्त्रीलिंग में बोलते हैं द्वे, और नपुंसकलिंग में भी बोलते हैं द्वे। चलिए अब बारी आती है तीन की। तीन यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं थ्री। तो अब हम तीन को देखते हैं, पुल्लिंग में हम बोलेंगे त्रय। ठीक है, जैसे तीन पुरुष तो त्रय पुरुषाः, त्रयः पुरुषाः, विसर्ग भी लगा सकते हैं हम इसमें, त्रयः पुरुषाः, त्रयः छात्राः, त्रयः बालकाः। तीन पुरुष, तीन छात्र, तीन बालक, तो त्रयः, त्रयः पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में हम करेंगे तिस्रः, जैसे तिस्रः बालिकाः, तिस्रः छात्राः, तिस्रः लताः, तिस्रः अध्यापिकाः, तिस्रः शिक्षिकाः। ठीक है, बहुवचन में आएगा तीन तो, क्योंकि दो से बड़ी, दो से ज़्यादा जब संस्कृत में काउंटिंग होती है तो वो बहुवचन के अंतर्गत गिनी जाती है। ठीक है, अब बारी आती है नपुंसकलिंग की। तो नपुंसकलिंग में हम जानते हैं कि हम नी लगा देते थे सभी शब्दों में, जैसे फलम फले फलानी, है ना, तो नी लग गया था ना। ठीक है, पत्रम पत्रे पत्राणी, नी लग गया था। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, कमलम कमले कमलानी। तो ऐसे ही तीन के लिए भी त्रीणी, त्रीणी फलानी, त्रीणी पुष्पाणी, त्रीणी कमलानी, त्रीणी गृहाणी। तो नपुंसकलिंग के लिए हम णी जोड़ देंगे। ये हो गया तीन के लिए। तो अब तीन के लिए भी हम जान गए कि पुल्लिंग में तीन को बोलते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, और नपुंसकलिंग में त्रीणी। चलिए अब हम देखते हैं चार को क्या बोलते हैं। तो चार यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर, पुल्लिंग में हम बोलेंगे चत्वारः, जैसे चत्वारः पुरुषः, चार पुरुष, चत्वारः बालकाः, चार बालक, चत्वारः छात्राः, चार छात्र। ठीक है, इस प्रकार से चत्वारः शिक्षकाः, इस तरीके से चत्वारः अध्यापकाः। तो ये भी बहुवचन के अंतर्गत माना जाएगा। अब स्त्रीलिंग में चार को क्या बोलेंगे, चतस्रः। ठीक है, जैसे चार बालिकाएं तो चतस्रः बालिकाः, चार छात्राएं चतस्रः छात्राः। ठीक है, इस तरीके से। अगर हमें नपुंसकलिंग में बोलना है चार तो हम क्या बोलेंगे, चत्वारी। देखिए फलानी में भी ई की मात्रा है ना, फलम फले फलानी, बहुवचन में ई की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पे भी चत्वार, चार में ई की मात्रा हमें दिख रही है। तो चत्वारी फलानी, चार फल, चत्वारी पत्राणी, चार पत्ते, चत्वारी पुष्पाणी, चार पुष्प। तो अब हमें ये याद रखना है कि नपुंसकलिंग में बोलेंगे चत्वारी, यानी चार को अगर हम एक बार देखें तो पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रा, और नपुंसकलिंग में चत्वारी। ये हो गई चार तक संख्याएं। अब आगे जितनी भी संख्याएं उनके सिंगल सिंगल रूप चलेंगे, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में समान रहेंगी। केवल चार तक जो उसके तीन तीन रूप थे। ठीक है, अब हम देखते हैं पाँच से। तो पाँच को इंग्लिश में बोलते हैं फाइव, संस्कृत में बोलेंगे पंच। छः को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्स, संस्कृत में बोलेंगे षट। सात को इंग्लिश में बोलते हैं सेवन, और संस्कृत में बोलेंगे सप्त। आठ को इंग्लिश में बोलते हैं एट, और संस्कृत में बोलेंगे अष्ट या फिर अष्टौ। नौ को इंग्लिश में बोलते हैं नाइन, और संस्कृत में बोलेंगे नव। 10 को इंग्लिश में बोलते हैं टेन, और संस्कृत में बोलेंगे दश। 11 को इंग्लिश में बोलते हैं 11, और संस्कृत में बोलेंगे एकादश। 12 को संस्कृत में बोलते हैं 12, और संस्कृत में बोलेंगे द्वादश। 13 को इंग्लिश में बोलते हैं 13, और संस्कृत में बोलेंगे त्रयोदश। 14 को इंग्लिश में बोलते हैं 14, और संस्कृत में बोलेंगे चतुर्दश। 15 को इंग्लिश में बोलते हैं 15, संस्कृत में बोलेंगे पंचदश। 16 को इंग्लिश में बोलते हैं 16, संस्कृत में बोलेंगे षोडश। 17 को इंग्लिश में बोलते हैं 16, संस्कृत में बोलेंगे सप्तदश। 18 को इंग्लिश में बोलते हैं 18, संस्कृत में बोलेंगे अष्टादश। 19 को इंग्लिश में बोलते हैं 19, और संस्कृत में बोलेंगे एकोनविंशति या फिर
नवदश। 20 को इंग्लिश में बोलते हैं 20 और संस्कृत में बोलेंगे विंशति ही। 21 को इंग्लिश में बोलते हैं 21 और संस्कृत में बोलेंगे एकविंशति। 22 को इंग्लिश में 22 बोलते हैं और संस्कृत में बोलेंगे द्वाविंशति। 23 को इंग्लिश में 23 बोलते हैं और संस्कृत में बोलेंगे त्रयोविंशति। 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति और 25 को इंग्लिश में बोलेंगे पंचविंशति, जिनको हम इंग्लिश में क्रमशः बोलते हैं 24 या फिर 25। तो इस प्रकार से ये आपकी 25 तक संख्याएं हैं। ये ध्यान रखना कि हमें 4 तक तो 3-3 रूप चलेंगे और 5 से जो है इनके सिंगल सिंगल रूप चलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर भी, आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 77 पर। इसको पढ़िए और इसको समझिए, वीडियो बार बार देखिए, जिससे आपके बार बार देखने से समझ में आ सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।